वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप से वीनस यानी शुक्र ग्रह की स्टडी कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ ऐसा मिला जिससे उनकी नींद उड़ गई। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो बिना जीवन के संभव ही नहीं था। मतलब वहाँ कुछ ऐसा था जिससे आज तक पूरी दुनिया अनजान है। आखिर वहाँ ऐसा क्या था, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसे जैसे हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में तरक्की की, हमने इस अंतरिक्ष में अलग अलग खोजें शुरू कर दी थी, जिससे हमने इस ब्रह्मांड के बारे में कई अलग अलग जानकारियां हासिल की। ऐसे में हमारे लिए सबसे अहम खोज का जो विषय था कि क्या हमारी पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन मौजूद है, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारी धरती ही अकेली है जहां पर जीवन की मौजूदगी है। जीवन की खोज में और अन्य ग्रहों के बारे में जानने के लिए अलग अलग देश की स्पेस एजेंसीज ने कई सारे स्पेस मिशन किए और अलग अलग ग्रहों पर अपने अपने स्पेस प्रोब भी भेजे, जिसके द्वारा हम दूसरे ग्रहों के बारे में और जानकारियां हासिल करने में कामयाब भी रहे। ऐसे में यदि हम वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की बात करें तो इस ग्रह पर भी कई सारे स्पेस मिशंस किए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। वीनस, जिसे अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है, वैसे तो सदियों तक हमारे पूर्वज वीनस को एक तारे के रूप में देखते आए हैं, इसलिए इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमने इस ग्रह के बारे में जानना शुरू किया, हमें इस ग्रह के आकार और भौगोलिकता के बारे में पता चला। लेकिन इस ग्रह के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए हमें इस ग्रह की सतह पर रोवर्स को भेजना जरूरी था। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वीनस हमारी पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह तो जरूर है, लेकिन वहाँ का तापमान और वायुमंडल का दबाव इतना ज्यादा है कि वहाँ रोवर्स को भेजना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से घने वातावरण की वजह से हमारे पास इस ग्रह की सतह के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में किसी भी रोवर को वहां सफलतापूर्वक लैंड करवाना किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए एक चुनौती भरा कदम था। लेकिन फिर भी हम इस ग्रह पर रोवर्स भेजने में आखिर कामयाब हुए। इस ग्रह के पर्यावरण और संरचना का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे अंतरिक्ष यान शुक्र पर भेजे गए हैं, जिनसे समय समय पर वीनस प्लैनेट से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जो इस ग्रह की भौगोलिक, वायुमंडलीय और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थिति से संबंधित हैं, और जिसके द्वारा हमने इस ग्रह के बारे में और भी गहराई से अध्ययन किया। तो आगे हम वीनस ग्रह पर किए गए स्पेस मिशंस और इसके द्वारा हासिल की गई जानकारियों के बारे में बात करेंगे। सोवियत स्पेस प्रोग्राम और वीनस। जब 1961 से 1984 के दौर में सभी देश अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में लगे थे, तब रशिया उन सभी में आगे था। रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, जिसे पहले सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, उसने 1960 से ही दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते रशिया स्पेस एजेंसी ने वेनेरा प्रोग्राम को अंजाम दिया। वेनेरा स्पेस प्रोग्राम 1961 से लेकर 1984 के बीच सोवियत यूनियन के द्वारा वीनस ग्रह के अध्ययन के लिए किए गए स्पेस मिशंस की सीरीज को रशिया ने वेनेरा स्पेस प्रोग्राम का नाम दिया। वेनेरा स्पेस प्रोग्राम को मुख्य रूप से वीनस ग्रह का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत रशिया ने कई सारे स्पेस मिशंस किए, जिनमें से 13 स्पेस प्रोब को वो वीनस के वायुमंडल में दाखिल करने में कामयाब भी रहे। लेकिन वीनस की सतह की भीषण परिस्थितियों के कारण ज्यादातर प्रोब्स 23 मिनट से लेकर 2 घंटे तक ही काम कर पाए और बाद में इस ग्रह के बेहद गर्म तापमान के कारण पिघलकर नष्ट हो गए। लेकिन इतने कम समय में भी ये प्रोब्स इस ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने में कामयाब रहे। सोवियत यूनियन के द्वारा शुरुआती समय में किए गए ज्यादातर मिशंस को गुप्त रूप से अंजाम दिया गया था। इन मिशंस और इनके द्वारा हासिल की गई जानकारियों को ज्यादातर पब्लिक के सामने नहीं लाया गया था। सोवियत ने अपना पहला प्रोब 4 फरवरी 1961 को लॉन्च किया था, जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलने में ही विफल रहा था, जिसे सोवियत ने तायज़ली स्पुतनिक के नाम से प्रचारित किया था। और उसके बाद वेनेरा 1 और वेनेरा 2 मिशन भी विफल रहे। शुरुआती 1960s में भी सोवियत के द्वारा वीनस तक कुछ प्रोब्स भेजने के प्रयास किए गए थे, जो कि विफल रहे थे, जिसे उस समय प्लैनेटरी मिशंस के रूप में नहीं बताया गया था, और वे ऑफिशियली वेनेरा मिशंस में शामिल नहीं किए गए थे। उसके बाद सोवियत ने नवंबर 1965 में वेनेरा 3 को लॉन्च किया। हालांकि शुक्र के वायुमंडलीय मापन के अपने अभियान में यह विफल हो गया, पर किसी अन्य ग्रह की धरती को छूने वाली यह पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। इसके बाद भी रशिया ने शुक्र ग्रह पर कई सारे प्रोब भेजे, जैसे कि वेनेरा 4, जो कि पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था
जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल का डेटा भेजने में सफल रहा। इसके साथ ही ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो दूसरे किसी ग्रह के वायुमंडल का डेटा पृथ्वी पर भेज सका था। वेनिरा 4 ने ही हमें बताया कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। वेनिरा 4 के बाद सोवियत ने वेनिरा 5 और 6 को लॉन्च किया, जो करीब 53 और 51 मिनट्स तक डेटा रिकॉर्ड करते रहे। उसके बाद शुक्र ग्रह के हाई टेम्परेचर के कारण नष्ट हो गए। उसके बाद वेनिरा 7, जिसे अगस्त 1970 में लॉन्च किया गया था, वो पहला ऐसा प्रोब था जो वीनस की सतह से सोवियत को डेटा भेजने में सफल रहा। हालांकि यह प्रोब भी वीनस की भीषण गर्मी के कारण सिर्फ 23 मिनट ही एक्टिव रह पाया था, जिसने वीनस की सतह का तापमान करीब 465 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया था। वेनिरा 7 के बाद वेनिरा 9 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो वीनस की तस्वीरों को पृथ्वी तक भेजने में कामयाब रहा। हालांकि वे तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट थीं, लेकिन वेनिरा 9 की वजह से अब हमारे पास वीनस की सतह की तस्वीरें भी थीं। उसके बाद रशिया ने शुक्र ग्रह पर कई प्रोब भेजे, लेकिन उन सब में वेनिरा 13 सबसे अहम था, क्योंकि ये ऐसा पहला स्पेस प्रोब था जिसने वीनस की रंगीन तस्वीरें रशिया को भेजी थीं। वेनिरा 13 सोवियत स्पेसक्राफ्ट। वेनिरा 13 पहला ऐसा स्पेस लैंडर रहा जिसने वीनस की सतह की कलर तस्वीरों को वैज्ञानिकों के साथ शेयर किया था। हालांकि इससे पहले भी कई लैंडर्स ने वीनस की सतह पर काम किया, लेकिन वेनिरा 13 की तस्वीरें विज्ञान जगत में ज्यादा लोकप्रिय हुईं क्योंकि वे रंगीन थीं। वेनिरा 13 की अगर बात करें तो इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस की सख्त सतह पर सिर्फ आधा घंटे यानी कि 30 मिनट रहने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब ये 1 मार्च 1982 को लैंडिंग के बाद 2 घंटे से ज्यादा टिका रहा और उस समय तक डेटा देता रहा। उसके बाद वीनस के खतरनाक और गर्म वातावरण के कारण खत्म हो गया। किसी भी लैंडर ने 1980 के दशक के बाद से वीनस की सतह पर कदम नहीं रखा है। हालांकि कई ऑर्बिटर ने वीनस की यात्रा जरूर की है। वेनिरा 13 अक्टूबर 1981 में प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ कई इंस्ट्रूमेंट को लेकर गया था। मुख्य तौर पर इसके उपकरणों में एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक मोनोक्रोमेटर और एक पैनोरेमिक कैमरा था। 4 महीने की यात्रा के बाद वेनिरा वीनस के वायुमंडल में पैराशूट के माध्यम से बादलों से नीचे उतरा। वीनस की सतह पर उतरने के बाद उस लैंडर ने बहुत सी जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी। उसने सतह पर लावा और छोटे छोटे वॉल्केनोज को खोज निकाला। सतह पर 2 घंटे के दौरान वेनिरा 13 ने बहुत सारे काम किए। इसने अपने कैमरे में पैनोरामा तस्वीर को कैप्चर किया, जिसमें 14 रंगीन तस्वीरें थीं और 8 तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट थीं। इसके द्वारा खींची गई तस्वीरें आज किताबों और मैगजीन में भी जगह बनाई हुई हैं। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी जिसे वेनिरा 13 के द्वारा हासिल किया गया। हालांकि इसकी कुछ तस्वीरों में वीनस की सतह पीली दिखती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पता लगाना मुश्किल है कि इसकी सतह का असली रंग क्या है, क्योंकि वीनस के वातावरण में मौजूद बादल नीली रोशनी को बिखेर देते हैं। इसके साथ ही वेनिरा 13 ने सतह पर एक ड्रिलिंग आर्म्स का इस्तेमाल किया और वीनस की मिट्टी का भी जायजा लिया। वेनिरा में मौजूद ड्रिलिंग मशीन ने सतह की जानकारी प्राप्त करने के लिए गहराई तक ड्रिल किया और फिर 127 मिनट के बाद वीनस के कठोर और दबाव भरे वातावरण के आगे उसने घुटने टेक दिए। इस मिशन के बाद सोवियत संघ ने 3 और वेनिरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा। वेनिरा 13 की एक जुड़वा वेनिरा 14 ठीक 5 दिन बाद लॉन्च हुई और वो सतह पर भी पहुंची। ये स्पेसक्राफ्ट वहां पर 57 मिनट तक चला। वेनिरा 15 और वेनिरा 16 ने एक साथ शुक्र ग्रह की परिक्रमा की और बाद में 1983 और 1984 के बीच डेटा कलेक्ट करके उसे पृथ्वी पर भेजा। हालांकि वेनिरा के बाद कई स्पेसक्राफ्ट वीनस पर गए, लेकिन सभी ऑर्बिटर्स या फ्लाईबाय मिशन थे। 1980 के दशक में सोवियत संघ का वेगा 1 और वेगा 2 दोनों ने उड़ान भरी। इससे पता चलता है कि कई दशकों से वीनस के अध्ययन पर काफी काम होता आया है, लेकिन आज की तारीख में सभी देशों की प्राथमिकता मंगल ग्रह है। मैजेलन बाई नासा। हालांकि सोवियत संघ ने वीनस ग्रह पर कई सारे मिशंस भेजे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ने ही वीनस पर मिशंस किए हैं, बल्कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने भी वीनस तक अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। हालांकि नासा ने ज्यादातर मिशंस फ्लाईबाय मिशन ही किए हैं। उन्हीं में से एक है मैजेलन प्रोब, जिसे नासा ने 4 मई 1989 में लॉन्च किया था। हालांकि इसे वीनस की सतह पर लैंड करवाने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि नासा ने इसके साथ ऑर्बिटर भेजा था, जो वीनस के वायुमंडल से दूर रहकर उसके बारे में जानकारियां जुटाता रहे और पृथ्वी तक भेजता रहे।
काफी समय तक इस ऑर्बिटर ने वीनस के चक्कर लगाए और वीनस की सरफेस और रचना के बारे में रडार से सटीक जानकारियां जुटाई और उस डेटा की मदद से वैज्ञानिक वीनस को स्टडी करने में सफल रहे। साथ ही साथ वीनस के एक्चुअल सरफेस कंडीशन और एटमॉस्फेयर डेटा भी कलेक्ट किए। शुक्र के वायुमंडल में जीवन के निशान। वीनस की अभी की जो कंडीशन है उसे देखते हुए कोई सोच भी नहीं सकता कि उस ग्रह पर जीवन भी मौजूद होगा, क्योंकि करीब 465 डिग्री से भी ज्यादा तापमान और इतने भारी वायुमंडलीय दबाव में किसी भी सामान्य जीवन का पनपना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब रिसर्चर्स को वीनस के वातावरण में जीवन के संकेत मिले। मतलब जिसे हम नामुमकिन समझ रहे थे वो बात मुमकिन है, ऐसा दावा वैज्ञानिकों ने किया। 2020 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने यह दावा किया कि वीनस, जो कि आग से तपता हुआ एक ग्रह है, वहां जीवन पनप रहा है। इसके सबूत हैं। साल 2017 से लेकर 2019 के दौरान कार्डिफ यूनिवर्सिटी और बाकी कई इंस्टीट्यूशंस के बायोकेमिस्ट साथ में मिलकर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा स्टडी कर रहे थे। रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसा टूल है जिसे एस्ट्रोनॉमर और वैज्ञानिक पृथ्वी से ही ब्रह्मांड में मौजूद स्टार, प्लैनेट, कॉमेट और क्लाउड ऑफ गैसेस इत्यादि के स्ट्रक्चर्स, केमिकल कंपोजिशन और मोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही रिसर्च के वक्त उन्हें मिला वीनस ग्रह पर लाइफ की मौजूदगी का सबूत, फॉस्फीन। जी हाँ, उन्हें वीनस के बाहरी वायुमंडल में फॉस्फीन के ट्रेसेस मिले। लेकिन वीनस के अभी तक के डेटा और स्टडी के अनुसार बिना किसी जीवन के वीनस ग्रह फॉस्फीन को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई तत्व मौजूद ही नहीं है जिसके केमिकल रिएक्शन से फॉस्फीन क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा है जिससे आज तक पूरी दुनिया अनजान थी। हमारी पृथ्वी पर जो फॉस्फीन क्रिएट हुआ है उसके पीछे ज्यादातर एनरोबिक बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं और वीनस के वातावरण में भी कुछ तो ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है जिसके कारण फॉस्फीन क्रिएट हो रहा है। लेकिन वीनस पर जीवन की पुष्टि करने के लिए यह पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन तभी वैज्ञानिकों को एक और सबूत मिला और वो ये था कि रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि बायोमॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए जरूरी ज्यादातर 5 तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये पांचों तत्व वीनस के बादलों में मौजूद हैं। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि वीनस के बादलों में जीवन पनप सकता है। और ऐसे देखते ही देखते उन रिसर्चर्स ने 2020 में पब्लिकली ये जाहिर कर दिया कि वीनस के बादलों में माइक्रोबियल लाइफ इवॉल्व हो रही है। और इतना ही नहीं, जब इन रिसर्चर्स की टीम ने पुराने डेटा को तलाशना शुरू किया तो उन लोगों के हाथ लगा करीब 42 साल पुराना नासा का एक रिसर्च पेपर, जिसमें फॉस्फीन के वीनस पर पाए जाने की बात की गई थी। जी हाँ, दरअसल 1978 में नासा ने पायनियर 13 नाम का एक स्पेस प्रोब लॉन्च किया था, जिसके द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा में फॉस्फीन तत्व को पाया गया था। लेकिन पुख्ता डेटा और एक्यूरेट डिवाइसेस न होने के कारण नासा ने इस रिसर्च को यहीं पर रोक दिया था। शायद उस समय नासा ने इस फॉस्फीन के बारे में डिटेल्स में जांच की होती तो शायद वह पहली इंस्टीट्यूट होती जो ये साबित करती कि वीनस पर जीवन के संकेत मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आग से जल रहे इतने गर्म ग्रह पर जीवन का होना मुमकिन हो, क्योंकि वीनस की फिलहाल की परिस्थिति नर्क से कम नहीं है, तो फिर वहाँ जीवन कैसे संभव होगा। लेकिन शायद इस बात का जवाब है वीनस के भूतकाल में, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस पर भूतकाल में कभी जलाशय रहे होंगे और उस समय इस ग्रह की परिस्थितियां अभी के जैसे नहीं होंगी और ना ही ये ग्रह उस समय इतना गर्म रहा होगा। ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह रहा होगा, इसलिए तो इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लेकिन शायद गुजरते समय और सूरज के आकार में हुए विस्तार के कारण वीनस पर मौजूद पानी धीरे धीरे लुप्त हो गया और ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते वीनस का तापमान बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो तापमान इतना बढ़ गया कि आज ये एक जलते हुए गोले के जैसा बन गया। तो क्या वाकई में जब वीनस पर परिस्थितियां सही रही होंगी तब क्या वहाँ एलियन लाइफ मौजूद रही होगी या फिर अभी भी मौजूद है? ये सवाल तो अभी भी कायम है, जिसका जवाब जानने के लिए आने वाले समय में नासा और अन्य कई स्पेस एजेंसीज वीनस पर मिशन भी करेंगे, जैसे कि नासा का वेरिटस, जिसे शायद 2028 में लॉन्च किया जाए, और दूसरा है दा विंची, जिसे शायद 2029 में लॉन्च किया जाएगा। तभी इस बात का खुलासा होगा। तो तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा वीनस ग्रह के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।